जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ यूएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह जो परचेज़ फॉर्म हम बना रहे थे उसको फाइनलाइज़ करेंगे, फाइनल टचेस देंगे। उसमें कुछ चेक्स हम लगाएंगे जो हमारे रह गए हैं और उसको मैक्सिमाइज़ जो अपनी हमारी स्क्रीन है उसके ऊपर हम उसको लाएंगे ताकि वो मैक्सिमाइज़ स्टेट में खुले। तो आइए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये हमने परचेज फॉर्म पिछली क्लासेस में बनाया था। अगर आपने पिछली क्लासेस हमारी नहीं देखी तो काइंडली वो ज़रूर देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरीके से बनाया था। तो सबसे पहले तो हम इसमें कुछ चेक्स लगाते हैं जो हमारी थोड़ी सी गलती तो नहीं कहेंगे कि यूज़र अगर इस फॉर्म को सही तरीके से फिल नहीं करता तो हम उसको थोड़ा सा रोकेंगे और थोड़ी सी हम उसकी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अब उसमें फर्ज किया वो कुछ यहाँ पे असल में हमें सोचना होता है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर क्या क्या कर सकता है। असल में जो टेस्टर होते हैं, जो ऑथोराइज टेस्टर, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको टेस्ट करते हैं, तो सिंपली वो इन्हीं चीजों को चेक करते हैं। अब फर्ज किया कौन कौन सी चीजें हमारी, ये जो हमने सेव एंड एग्जिट पे चेक्स लगाए थे, अगर मैं यहाँ पे उसको सेव करता हूँ, बस कि कोई नया बिल मैं बनाता हूँ, बल्कि ये भी हम आज डिसेबल कर देंगे नेविगेशन विंडो जो है, ताकि हम इसमें यूजर को यहाँ से बिल वो आगे ना करे, वो अपनी मर्जी से एक नया बिल ओपन करे, या पुराना बिल अगर वो ओपन करना चाहता है तो उसको हम इंटरफेस अलग से देंगे कि वो पुराना बिल यहाँ पे ओपन करे, यहाँ से वो उसको नेविगेट ना करे। ये भी हम ऑफ करेंगे। पर यहाँ पे अब चेक्स में ये था कि फर्ज किया हम यहाँ पे प्राइस इसकी जीरो कर देते हैं, हम ऐड नहीं करते और यहाँ पे हम सेव करने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक चेक लगाया था कि आपके, वो हमें बताता था वन और मोर आइटम्स इन योर बिल हैव जीरो परचेज प्राइस और सेल प्राइस। तो यहाँ पे उसको पता चल जाता था कि हमारे कोई एक आइटम की जो प्राइस है वो जीरो है, तो वो उसको ठीक कर सकते। ये एक दो चेक्स हमने लगा दिए थे। या फिर हम अगर यहाँ पे हमने सप्लायर नहीं लिखा हुआ, ये खाली है, जब हम सेव करते हैं तो वो कहता है सिलेक्ट सप्लायर, ताकि यूजर जो है उस सप्लायर को सिलेक्ट रखे। या फिर वो यहाँ पे परचेज टाइप नहीं लिखता, यहाँ पे अगर नल है तो इसको भी वो चेक रखता था, प्लीज सिलेक्ट परचेज टाइप कैश और क्रेडिट, जो भी आप करना चाहें। तो आप ये सोच रहे हो कि मजीद कौन से चेक रह गए? मजीद हमारे ये चेक रह गए। अब फर्ज किया यहाँ पे वो प्राइस जीरो नहीं लिख, एक नई आइटम, बल्कि मैं इन दोनों को डिलीट करता हूँ, आइटम्स को जो मैंने डिलीट कर दी, एक नई वो आइटम फीड करता है यहाँ पे। और ये बोनस 1 kg उसने किया, परचेज प्राइस उसने लिखी 200, जबकि सेल प्राइस वो यहाँ पे लिख देता है 100। अब क्या है, एक परचेज उसने की 200 की और गलती से उसने यहाँ पे 300 लिखना था, जिसको 100 लिख चुका है। जब वो आगे जाएगा तो ये हमारी सेव हो चुकी है, हालांकि लॉजिकली ये दुरुस्त नहीं है। वो अगर 100 लिखता है तो सिस्टम को ये चेक करना चाहिए कि जो सेल प्राइस है वो मस्ट बी ग्रेटर देन परचेज प्राइस। तो यहाँ पे हमें एक चेक चाहिए कि सेल प्राइस जो है वो हमेशा परचेज प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात ये, अगर फर्ज किया यहाँ पे वो लिखते हुए या यहाँ पे इसको वो डिलीट कर दे, हमने जीरो पे तो चेक लगाया था, जब हम जीरो करते हैं और आगे जाते हैं और यहाँ पे हम जब करते हैं तो वो हमें बताता है कि जीरो परचेज प्राइस, लेकिन अगर गलती से वो यहाँ पे इसको नल कर देता है, जीरो नहीं करता, नल कर देता है, देखें यही चीजें चेक करने वाली होती हैं। वैसे तो हमारा फॉर्म फाइनलाइज था, लेकिन यहाँ पे अगर वो नल करता है तो नल भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे आप सेव एंड एग्जिट करेंगे यहाँ पे वो एरर दे, देखिए अपडेट स्टेटमेंट में मेरा एरर है। जब हम डीबग में जाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि उसको नल मिल रहा है इसलिए वो उसको एरर दे रहा है, अपडेट नहीं कर रहा है, उसको कंपनी प्राइस नहीं मिल रही है। देखें कंपनी प्राइस इज इक्वल टू नल, नल को वो अपडेट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे हमने एक दो चेक लगाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम इस फॉर्म को कोशिश करेंगे, इसको हम ये देखें फुल स्क्रीन पे वो इस तरीके से आ रहा है, तो हम चाहेंगे इसकी हम सेटिंग करें ताकि फुल स्क्रीन पे भी हमारा जो है ये फॉर्म सही नजर आए। तो यहाँ पे मैं इसको डिजाइन व्यू में जाता हूँ। सबसे पहला हम ये चेक लगाते हैं कि यहाँ पे नल अगर वो देता है तो क्या, हमने जीरो चेक करने के लिए यहाँ पे एक लगाया था कि जैसे ही वो सेव एंड एग्जिट करता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने जीरो को चेक करने के लिए इवेंट प्रोसीजर लिखा था, मैं उसी को खोलता हूँ। ये देखें यहाँ पे हमने एक रिकॉर्ड सेट बनाया था और वहां पे चेक की थी कि इफ कंपनी प्राइस इज इक्वल टू जीरो और रिटेल प्राइस इज इक्वल टू जीरो, तो यहीं पे हम अमेंड कर सकते हैं। इसी के अंदर हम दो और कंडीशंस और डाल देंगे
कंपनी प्राइस इज इक्वल टू 0 और कंपनी प्राइस इज नल, रिटेल प्राइस इज इक्वल टू 0 और रिटेल प्राइस इज नल। तो यहीं पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज नल, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ कंपनी अंडरस्कोर प्राइस और आगे रिटेल प्राइस इज इक्वल टू 0 और इज नल ब्रैकेट इज नल, आगे इसमें लिख देंगे रिटेल अंडरस्कोर प्राइस। ये अगर तो कंपनी प्राइस 0 है और कंपनी प्राइस नल है और रिटेल प्राइस 0 है और रिटेल प्राइस नल है। यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया इज नल रिटेल प्राइस, तो ये हमें मैसेज दे। अब यहाँ पे हम नल का लफ्ज भी शामिल करें, वन और मोर आइटम्स इन योर बिल हैव 0 और नल परचेज प्राइस। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं खोलता हूँ। अब हम नेक्स्ट बिल पे चलते हैं, नया बिल में एंटर करता हूँ। इसमें मैं एक नई आइटम फीड कर ली, 1 है। प्राइस को मैं नल कर देता हूँ, सॉरी 0 नहीं करते, मैं इसको नल कर देता हूँ। देखिए शुरू में वो 0 ही देगा, लेकिन यूजर हो सकता है यहाँ पे वो उसको डिलीट कर दे, गलती से डिलीट कर दे, नहीं तो वो खुद तो डिलीट नहीं करेगा लेकिन गलती से डिलीट हो सकता है, इसको कर दे। तो यहाँ पे जब वो आ जाएगा तो उसके बाद अगर वो सेव एंड एग्जिट प्रेस करता है, यहाँ पे वो सेव करता है, तो सॉरी सबसे पहले देखें ये चेक आया सिलेक्ट सप्लायर, सप्लायर मैंने सिलेक्ट किया, परचेज टाइप सिलेक्ट की। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मिसिंग ब्रैकेट और दिस, कोई एक ब्रैकेट हमारा मिस हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं 0 इज नल कंपनी प्राइस और रिटेल प्राइस, और यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक ब्रैकेट मुझे और लगाना चाहिए। देखते हैं इसको, देखिए वन और मोर आइटम्स इन योर बिल हैव 0 और नल परचेज प्राइस और सेल प्राइस, यहाँ पे उसने दे दिया। अगर मैं 0 लिखता हूँ और इधर भी 0 लिखता हूँ, अब भी वो यही एरर उसको देना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे प्राइस 210 लिख देता हूँ और यहाँ पे 200 लिख देता हूँ, ये मेरा सेव हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेव हो रहा है। फिर मैं परचेज बिल मैंने खोला, यहाँ पे मैं कोई और आइटम फीड करता हूँ, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया, मेरा कर्सर यहाँ पे था, मैंने एक और गलती भी यहाँ पे नजर आ गई। जब टैब मैंने प्रेस किया तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला गया, ये देखें 3 नंबर पे चला गया। अब ये क्यों हुआ, हमारा जो साइकिल है रिकॉर्ड साइकिल वो भी हमारा ऑन है। देखें अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक गलती देखें, अब यहाँ पे टेस्ट करने से ही गलतियां पता चलती हैं। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट है और यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे साइकिल ऑल रिकॉर्ड्स होगा, देखें साइकिल ऑल रिकॉर्ड्स। अब क्या हुआ, मेरा जो कर्सर था वो मेन रिकॉर्ड पे था, यहाँ पे जब मैंने टैब प्रेस किया तो क्या हुआ, वो अगले रिकॉर्ड पे चला गया, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे, हालांकि उसको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करंट रिकॉर्ड कर देता हूँ, अब वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। अब मैं ये खोलता हूँ, ये देखें यहाँ पे आया, 2 नंबर रिकॉर्ड पे आया, यहाँ पे मैंने एक ये डाली। अब देखें कर्सर मेरा यहाँ पे, अब मैंने टैब प्रेस किया तो टैब यहाँ पे आया। अब यहाँ से टैब जो है वो आगे नहीं गया था, इस वजह से सॉरी आगे रिकॉर्ड जो है वो नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया था। अब मैंने क्योंकि सेम रिकॉर्ड किया इसलिए वो आगे नहीं गया। तो 2 रिकॉर्ड की मेरी ये है, इसको मैं नल कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं अगर सेव एंड एग्जिट करता हूँ तो ये मुझे मैसेज देगा नल परचेज प्राइस और सेल प्राइस। यहाँ पे मैं दर्ज करता हूँ 20, 200, फिर 210, 250। अब ये मेरा ठीक होना चाहिए। यस फॉर्म उसको सेव करना चाहते हैं, यस सेव हो गया। इस तरीके से हमने इसको कर लिया। तीसरा रिकॉर्ड जो है इसमें कोई आइटम नहीं है, इसको मैं यहाँ से मक्का ट्रेडर्स ये मैंने सेलेक्ट, क्योंकि ये चेक हमने लगाए हुए हैं, इसको मैं सेव करूँगा तो ये कहेगा यस, इसको आप डिलीट कर दें। तीसरा रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो जाएगा, ये पहला है और ये दूसरा है। इसमें मैं आइटम सारी जो है वो डिलीट कर देता हूँ। डिलीट मैंने कर दिए 3 रिकॉर्ड्स और यहाँ से
इसको मैं डिजाइन व्यू में खोलता हूँ। अब हम दूसरे उस पे चलते हैं, यहाँ पे रिटेल प्राइस, कि हमारी रिटेल प्राइस कंपनी प्राइस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका क्या हाल है, हम किस तरीके से इसको फाइनलाइज करेंगे, इसको चेक रखेंगे। तो मैं रिटेल प्राइस के बिफोर अपडेट इवेंट पे एक इवेंट लगाता हूँ कि जैसे ये अपडेट हो उस वक्त मुझे यहाँ पे पता चल जाए कि ये प्राइस जो है वो ज्यादा है। तो मैं बिफोर अपडेट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इवेंट लगाता हूँ, कोड बिल्डर में चला जाता हूँ। ये मैं यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ जस्ट एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ मी डॉट रिटेल प्राइस इज लेस देन मी डॉट कंपनी प्राइस, देन क्या करें, सबसे पहले मैसेज बॉक्स दे, मैसेज दे यूजर को, सेल प्राइस कैन नॉट बी लेस देन परचेज प्राइस, ये दे। और यहाँ पे क्या कर दे वो, एग्जिट सब, और यहाँ पे वो कर दे एंड इफ। इसमें एक चीज भी हमें एक चीज और लिखनी है, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो उसको आप जब समझ जाएंगे तो फिर आपको ज्यादा चीज नजर आएगी कि यहाँ पे एक छोटी सी हमारे पास एम्बिग्युइटी रह जाएगी। एक स्टेटमेंट में जानबूझ के नहीं लिख रहा, वो मैं लिखूंगा आपको समझाने के बाद। इसको मैं पहले डीबग करता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे हम जाते हैं। यहाँ पे फर्ज किया ये आखिरी जो हमारी ये वाला है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे परचेज 330 है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 300। और जब मैं टैब प्रेस करूंगा आगे जाने के लिए, तो क्या आएगा, सेल प्राइस कैन नॉट बी लेस देन परचेज प्राइस। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने टैब प्रेस किया, उसने मैसेज तो दिया, और जब मैंने ओके किया तो ये उस परचेज प्राइस को एक्सेप्ट करके, यानी कि 300 को यहाँ पे लिख के वो आगे चला गया। इस चेक का तो कोई फायदा ही ना हुआ कि जब आपने 330 कर दी, उसके आगे सेल प्राइस आपने 300 लिख दी। उन्होंने आपको मैसेज तो दिया कि ये परचेज प्राइस इससे कम है, परचेज प्राइस जो है वो ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, लेकिन उसने एक्सेप्ट भी कर ली। ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। इसके लिए एक्स्ट्रा एक हम स्टेटमेंट कौन सी लिखते हैं, यहाँ पे मैं रिटेल प्राइस में चला गया, यहाँ पे मैंने आफ्टर अपडेट का इवेंट लगाया था, बिफोर अपडेट का सॉरी। तो यहाँ पे एक देखें, कैंसल एज इंटीजर, एक वो पैरामीटर मांग रहा है। अब इसको आपने सेट लाजमी करना होता है। मैसेज बॉक्स देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है कैंसल इज इक्वल टू ट्रू। इसको कैंसिल भी कर दो, यानी कि इससे आगे ना जाओ, इसको कैंसिल करो। अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आया, मैं 300 की बजाय मैंने 250 ने जो भी है उससे कम है, परचेज प्राइस से सेल प्राइस कम है। मैंने टैब प्रेस किया, सेल प्राइस कैन नॉट बी लेस देन परचेज प्राइस, ओके। अब क्या हो, कर्सर आपका यहीं पे है, इसको आप यहाँ से जाने नहीं देगा आपको किसी सूरत में भी, जब तक आप ये परचेज, ये जो सेल प्राइस है ये इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। ये उसको कैंसिल कर रहा है, आपके नेक्स्ट इवेंट को कैंसिल कर रहा है, एग्जिट सब नहीं कर रहा, कैंसिल करके वापस आपको उसी जगह पे ला रहा है कि आप इसको सही करें। आपको कहीं भी आपको यहाँ पे कहीं आप कुछ कहीं और करना चाहते हैं तो वो आपको नहीं करना, जब तक आप एस्केप नहीं प्रेस करते। एस्केप करेंगे तो वही पुरानी परचेज प्राइस आ जाएगी। तो पुरानी क्योंकि हम लिख चुके थे इस कोडिंग से पहले, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो पुराना टेबल के अंदर ये वैल्यू फीड है। अगर आप अभी 300 लिखेंगे, अभी वाले को वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करने देगा। जब तक आप इसको आप 330 लिखिए, 340 आप करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप ये भी चेक करने लगा रही है कि सेल प्राइस जो है वो परचेज प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। ये दो चेक लगाने जरूरी थे। अब हम तीसरा इसको ऑफ करते हैं, और फिर हम इसको मैक्सिमाइज विंडो के ऊपर सेट करते हैं। इसको मैं यहाँ पे मेन फॉर्म मेरा सिलेक्टेड है, इसके मैं फॉर्मेट में जाता हूँ और नेविगेशन बटन्स को मैं नो कर देता हूँ, ताकि मेरे नेविगेशन बटन्स जो है वो यहाँ पे ना हो। अब यहाँ पे नेविगेशन बटन नहीं है, तो हम अपने मेन्यू के अंदर ऑप्शन देंगे कि नया बिल आपने बनाना है, तो न्यू बिल हम खोल के देंगे। अगर पुराना बिल वो खोलना चाहता है तो हम
परचेज बिल्स की एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट पे जिस बिल पे क्लिक होगा उस वो बिल जो है वो यहाँ पे खुल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, मैं इसको फुल विंडो में खोलता हूँ। देखें हमारा जो है वो फुल विंडो में इस तरीके से खुला है। अब हम इसको सेट करते हैं कि वाइड स्क्रीन पे या फुल स्क्रीन पे ये किस तरीके से सेट होता है। जस्ट हम एनकरिंग प्रॉपर्टी इसकी सेट करते जाएंगे और ये इंशाल्लाह ठीक होता जाएगा। जस्ट आपने मेरे साथ साथ चलना है। सबसे पहले आपने क्या करना, यहाँ पे ये जो सब फॉर्म है, ये सब फॉर्म, बल्कि सबसे पहले हम कोडिंग लिखते हैं। इवेंट में जाते हैं, फॉर्म मेरा सिलेक्टेड है। ऑन लोड के ऊपर मैं जाता हूँ, कोड ही लिख लेते हैं, नहीं तो आप मैक्रो भी लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, डू cmd डॉट मैक्सिमाइज। जब हम फॉर्म लोड इवेंट पे मैक्सिमाइज लिखेंगे तो वो जब हम फॉर्म लोड करेंगे तो वो मैक्सिमाइज स्टेट में खुलेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें मेरा जो फॉर्म है वो मैक्सिमाइज स्टेट में ही खुलेगा। यहाँ से आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या आप इस बटन को डिसेबल भी कर सकते हैं। मैंने भी डिसेबल नहीं किया। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो मेरे एक दोस्त ने कमेंट भी किया था, वो भी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ से आप इसको खोलेंगे, बड़ा करेंगे तो ये आपका वहीं पे आपके कंट्रोल जो है वो रुके रहेंगे। तो वो आप जो है वो सही। अब इस पे शायद इनकी प्रॉपर्टी, बल्कि ये हमारा फुटर है इसलिए ये नीचे जा रहा है। हम इसको भी सेट करते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे जो मेन फॉर्म है, जो सब फॉर्म है, इसका जो बाहर वाला ये जो कंटेनर है इसको आपने सेलेक्ट करना, फॉर्म को सिलेक्ट नहीं करना। इस फॉर्म पे जब आप जाएंगे तो अरेंज कीजिए, जो एनकरिंग प्रॉपर्टी है ये डिसेबल होगी। फॉर्म की प्रॉपर्टी एनकरिंग को आप सेट नहीं कर सकते। फॉर्म जिस कंटेनर के अंदर है उसको आप सेट कर सकते हैं। ये मैंने उस कंटेनर को सिलेक्ट किया, देखिए बाहर की जो लाइन है वो सिलेक्ट हुई है। अब आप एनकरिंग करेंगे तो आपने इसको करना है स्ट्रेच डाउन एंड अक्रॉस, यानी कि डाउन भी वो स्ट्रेच हो और अक्रॉस। पहले बल्कि मैं सेटिंग करने से पहले आपको एक दफा रन करके दिखा दूं। ये देखिए रन हुआ, तो मेरा जो सब फॉर्म है वो यहाँ पे है, जस्ट ये। अब मैं चाहता हूँ ये फॉर्म यहाँ से इधर भी स्ट्रेच हो जाए, इस साइड पे लग जाए, और नीचे भी स्ट्रेच हो जाए, इस जगह तक आ जाए, यानी कि अक्रॉस एंड डाउन या डाउन एंड अक्रॉस, इसको मैं करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अरेंज में जाऊंगा, एंकरिंग में जाऊंगा और मैं स्ट्रेच डाउन एंड अक्रॉस कर दूंगा। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो मेरा ये फॉर्म देखें डाउन भी स्ट्रेच हो गया और क्रॉस भी स्ट्रेच हो गया। जबकि मेरी ये जो टेक्स्ट बॉक्स है सर्चिंग वाला, और ये जो मेरी ये जो आपकी आइटम की लिस्ट है, लिस्ट आइटम जो है लिस्ट बॉक्स है, ये वहीं पे खड़ा है, ये इस जगह पे नहीं आया। इसकी हम एंकरिंग प्रॉपर्टी सेट करते हैं ताकि ये भी सेट हो जाए। इसको मैं चलता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हमेशा राइट पे रहना चाहिए। इसकी एंकरिंग प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, टॉप राइट, राइट पे सिलेक्ट सेट हो जाए। इसकी भी एंकरिंग प्रॉपर्टी हम टॉप राइट सेलेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा जब आप रन करेंगे, ये देखें अब ये आपका स्ट्रेच हो गया। इस पे ऑलरेडी मेरे ख्याल में किसी वक्त मैंने स्ट्रेच लगाई होगी ये आइटम का, मैं एकदम इसको देख लूँ। आई थिंक ये और प्लस ये इनका एंकरिंग ऑलरेडी लगी हुई है। ये देखिए स्ट्रेच क्रॉस टॉप पर, ये आपके फॉर्म में शायद ये लेफ्ट पे हो। देखिए यहाँ से आपका फॉर्म ऐसे नजर आएगा, ये उसी जगह पे सेट होगा। बाकी चीजें, ये फॉर्म जो है ये तो कंटेनर तो आपका स्ट्रेच हो गया, लेकिन आपके कंट्रोल जो है वो इस तरीके से रहेंगे। अब आप चाहते हैं कि जो कंट्रोल आपका ज्यादा वाइड हो सकता है, आप जो एरिया उस कंट्रोल को आप देखें, परचेज प्राइस है इसको आप वाइड करके क्या करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। सेल प्राइस की जरूरत नहीं है, टोटल की जरूरत नहीं है इतना बड़ा करने का, क्वांटिटी की भी इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। जो आप स्पेयर स्पेस है वो आप आइटम को दे सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे इसको डिजाइन व्यू में जाते हैं और आइटम, बल्कि यहाँ पे देखें आइटम आईडी लिखा हुआ अभी तक मैंने यहाँ पे यूजर के लिए आइटम डिस्क्रिप्शन ले देता हूँ। इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इनकी एंकरिंग प्रॉपर्टी आपने क्या करनी है, स्ट्रेच अक्रॉस टॉप। ये टॉप पे यहीं पे रहे लेकिन ये स्ट्रेच हो जाए। अब आप डिजाइन व्यू में जाएंगे, खोलेंगे, देखें यहाँ पे जो आपकी जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो उसने इस कॉलम को दे दी। अब यहाँ पे मेरे वो दोस्त का सवाल आता है, उन्होंने सवाल किया था
कि एलसीडी साइजेस जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं एलसीडी साइज में। तो मैंने उनको जवाब ये दिया था कि आप छोटे एलईडी या एलसीडी पे अपना फॉर्म डिज़ाइन करें, उसकी एंकरिंग कर लें, और बड़ी एलईडी पे वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। उन्होंने कहा कैसे, वो तो इस तरह से नहीं होगा, मुश्किल है। तो ये देखें यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ, बल्कि मैं ये भी कर लूँ, देखें यहाँ पे ये मेरा लिस्ट बॉक्स उतना ही है जितना ये बनाया था, ये नीचे खाली जगह आ रही है। इसको मैं चाहता हूँ नीचे तक ये चला जाए, तो इसको मैं स्ट्रेच डाउन भी करूँगा। यानी कि इसको मैंने क्या किया था, रेंज में चले गए, एनकरेज में मैंने स्ट्रेच टॉप राइट किया था कि ये राइट पे रहे, लेकिन मुझे राइट पे भी चाहिए और स्ट्रेच डाउन भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ से नीचे भी स्ट्रेच हो। मैं ये कर दूंगा। अब क्या होगा, अब मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, देखिए मेरी आइटम्स जो है वो नीचे तक स्ट्रेच हो चुकी हैं जहां तक मेरा फॉर्म है, यही मैंने कर दिया। अब मेरे पास एक ये बटन रह गया, ये उसी जगह पे लगा हुआ है, इसको भी राइट डाउन पे रहना चाहिए। तो इसकी अब मैं क्या सेट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इस बटन को सिलेक्ट करूंगा और मैं अरेंज पे जाके एनकरिंग क्या कर दूंगा, बॉटम राइट। ये बॉटम पे रहे लेकिन राइट पे रहे, राइट राइट और बॉटम पे ही ये आए। उसके अलावा ये जो कंट्रोल्स हैं इनको आप लेफ्ट पे ही रखें, बेहतर है। सेंटर में आप इसको, सेंटर की कोई आपके पास एंकरिंग नहीं है कि आप इनको सेंटर में रख लें, ना ही आप इनको स्ट्रेच कर सकते हैं। इनको आप इतना ही रहने, स्ट्रेच करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट बॉक्सेस फैल जाएंगे, इसलिए आप इनको बॉटम लेफ्ट पे ही रहने दें। बॉटम लेफ्ट ये सिलेक्ट हुए हैं, बॉटम लेफ्ट पे ही इनको रहने दें। अब आप जब इसको व्यू करेंगे तो देखिए आपका ये फॉर्म फुल स्क्रीन के लिए हो गया। अब दोस्त का ये था कि आप कैसे, आप देखें यहाँ पे मैं इसको रिस्टोर करता हूँ, यहाँ पे आ गया फॉर्म। फर्ज कि आपकी एलसीडी इतनी है तो ये फॉर्म ऐसे डिज़ाइन हो जाएगा। अगर आपकी एलसीडी छोटी है, आपने छोटे फॉर्म के ऊपर छोटी एलसीडी पे डिज़ाइन कर लिया। अब फर्ज किया एक बंदे के पास, ये आपकी फर्ज किया आप, मैं समझता हूँ 17 इंच की एलसीडी के लिए आपने यहाँ पे बना लिया। अब एक बंदे के पास 20 इंच की एलसीडी आ गई, ये फॉर्म क्या होगा, थोड़ा सा यूं हो जाएगा और नीचे थोड़ा सा यूं हो जाएगा। आपका फॉर्म खराब नहीं होगा, थोड़ी सी वो जो स्पेस है वो इसके अंदर डिवाइड हो चुकी है। अब अगर वो 27 इंच के लिए आता है तो वो थोड़ा सा और यूं हो जाएगा, और नीचे से इसका और यूं हो जाएगा। और अगर वो 32 के लिए आता है तो थोड़ा सा और यहाँ पे वाइड हो जाएगा। जितनी वाइड वो एलसीडी लाता जाएगा आपका ये साथ साथ स्ट्रेच होता चला जाएगा फॉर्म। और जितनी छोटी होगी एलसीडी, आप उसको जितना छोटा करेंगे वो इतनी, अब सबसे कम एलईडी पे आपने इतना सा बनाया, अब कम से कम जो स्मॉल साइज एलईडी है उस पर आप डिज़ाइन कर लें इसको। और नीचे से भी इसको आप बेशक ऊपर कम एलईडी पे जितना ऊपर जाएगा कोई इतना उसका आपको मसला नहीं होगा। तो जितनी छोटी एलईडी होगी आपकी उसके छोटे के हिसाब से आ जाएगा, और जितनी बड़ी होगी उतने बड़े के हिसाब से आ जाएगा। अब आप कैश प्राइस को यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं, और आगे बार कोड बल्कि हम ले आते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, इसको मैं उठा के यहाँ पे सेट कर देता हूँ। आपकी परचेज टाइप यहाँ पे आ गई, स्कैन बार कोड हेयर को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और ये जो मेरे हैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, इन तीनों को मैं मर्ज कर देता हूँ। आपका ये वाला यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद वाइड कर देता हूँ ताकि हेयर का लफ्ज़ भी आ जाए आपका। और अब आप इसको चला के देखें, आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप बार कोड स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आप जो है वो आइटम सर्च करेंगे, आपके टोटल्स यहाँ पे आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इनको थोड़ा सा उठा के राइट पे कर देंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा कि ये सेंटर में है। अब यहाँ से उठा के मैं इनको छोटे साइज़ के ऊपर इनको क्या करूँगा, यहाँ से उठा के थोड़ा सा और मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि मेरे तकरीबन तकरीबन सेंटर में वो आ जाए। अब मैं इसको जब खोलूँगा तो ये तकरीबन थोड़ा सा और इधर हो चुके हैं, और भी आप कर सकते हैं इनको। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन के लिए तैयार कर सकते हैं। ये हमने उसको फुल स्क्रीन पे भी तैयार कर लिया और अपने चेक्स भी लगा लिए कि अगर वो यहाँ पे 0 लिखता है तब भी चेक हो जाएगा, अगर वो नल छोड़ता है तब भी चेक हो जाएगा, और अगर वो यहाँ पे परचेज प्राइस ज़्यादा होती है और सेल प्राइस कम होती है तब भी चेक हो जाएगा। ये हमने चेक्स भी लगा लिए और तमाम हमारी जो मेरे ख्याल में अब ये परचेज फॉर्म हमारा जो है वो तैयार है।
तो नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे, अगर आपने ये वीडियोस पिछली वाली देखी हैं, परचेज फॉर्म हमने किस तरह बनाया, तो आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। सेल फॉर्म में हम क्या करेंगे, देखें ये फॉर्म हमारे पास तैयार है, 90% चीज़ें यही यूज़ होंगी, बल्कि हम इस तरह करेंगे, इसी फॉर्म को हम सेव एज करेंगे सेल के लिए। तो जो कोडिंग और जो चेक्स हम इस पे लगा चुके हैं वो सेल पे ऑलरेडी लगे होंगे, उसको हम सेव एज करेंगे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हमें चाहिए होगी वो हम सेल फॉर्म में लगाते चले जाएंगे। देखें अब बार कोड स्कैनिंग का हमने इसमें लिख लिया है, वो भी एज इट इज़ ही चलेगा। इसी तरह बिल नंबर उसमें भी एज इट इज़ ही चलेगा, डेट भी एज इट इज़। सप्लायर की जगह पे क्या आ जाएगा, कस्टमर, और परचेज टाइप की जगह पे आ जाएगी सेल टाइप। और इसी तरीके से वो फिर नीचे यहाँ पे आइटम इसी तरीके से फीड होंगे, बार कोड भी स्कैन होगा, आइटम भी फीड हो जाएगा, क्वांटिटी इसी तरीके से आएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, सेल प्राइस, और यहाँ पे आप आगे क्वांटिटी और सेल प्राइस, उसमें सिर्फ यही दोनों आएंगे। लेकिन उसमें एक हम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ये शामिल करेंगे कि हमारा बैलेंस कैलकुलेट होके यहाँ पे आए। मतलब ये है कि हम क्वांटिटी लिखें तो सिस्टम खुद चेक करे कि क्या हमारे बैलेंस में इतनी क्वांटिटी है। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लिखते हैं जितनी आपकी बैलेंस में नहीं है, तो आपको मैसेज दे कि बैलेंस से ज़्यादा आप क्वांटिटी जो है वो लिख रहे हैं, वो हमारा चेक करें। नीचे हमारी इसी तरीके से ये आएगी, उसमें कैश पेड इसी तरीके से आएगा, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे सेव एंड एग्जिट की बजाय यहाँ पे आएगा बिल प्रिंट। अब उसमें हम एक अपना बिल की रिपोर्ट बनाएंगे, वहाँ से हम जो बिल यहाँ पे तैयार करेंगे वो बिल हमारा प्रिंट होगा। फिलहाल हम A4 साइज वाला जो बिल है, बड़ा बिल, वो प्रिंट करेंगे। बाद में अगर आप लोगों ने कहा तो हम छोटा बिल भी जो छोटे प्रिंटर के ऊपर निकल सके वो भी हम तैयार कर लेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे अगर मौका मिला तो A4 साइज का हाफ जो है, A5 जो है वो हम तैयार, यानी कि A4 साइज के ऊपर आपके दो बिल निकल सके, तो हम ताकि एक कागज़ के ऊपर दो बिल निकाल सके, उस A4 साइज को हम दरमियान में से काट के तो दो बिल निकाल सकें, कोशिश करेंगे उस पर डिज़ाइन कर लें, या फुल A4 पे साइज पे डिज़ाइन। बाकी आप खुद भी उसको रिपोर्ट जब बनी होगी तो उसको आप खुद छोटा बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट छोटा करके आप एक पेज सेटअप में जाके आप उसको सेट कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम आगे सेल फॉर्म पे चलेंगे इसके बाद, बल्कि या वो बाद में बना लें, सेल फॉर्म से पहले अगर कहते हैं तो पहले बना लेंगे। मेरे जहन में एक आ रहा है कि ये जो परचेज बिल जो बन रहे हैं उनकी एक लिस्ट का एक फॉर्म बनाया जाए, जिस लिस्ट में हमें तमाम परचेज बिल नज़र आ रहे हों, और उसको हम क्लिक करें तो वो बिल हमारा इस फॉर्म के अंदर खुल जाए, ताकि बिल अगर हम अमेंड करना चाहें तो वो बिल अमेंड हो सके। अगर वो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा जो है वो पहले करना चाहिए, हमें सेल प्राइस सेल वाला फॉर्म बनाना चाहिए या परचेज प्राइस के एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, जिस बिल पे आप क्लिक करेंगे वो इस फॉर्म में खुलना चाहिए। वो इंशाल्लाह उस तरीके से हम चलेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और क्लासेस को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले जो ये सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।